हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हीट वेव। हीट वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर एग्जाम्स, इवन द प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसके कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से कंटेंट के बारे में हीट वेव के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर हीट वेव्स? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स? हीट वेव्स के फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से रीजंस हैं? इम्पैक्ट कैसे होगा अक्रॉस इंडिया हीट वेव का, या कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा? कौन से स्टेट इससे ज़्यादा, कौन सा लैंड एरिया, कौन सा पार्ट इससे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, कौन सा पार्ट इससे कम इम्पैक्टेड होता है, या कहाँ पे ये सीवियर हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई इंडिया इज़ हॉटर देन अदर कंट्रीज़? इंडिया पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होता है, क्यों इंडिया ज़्यादा हीट हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा हीट वेव्स के इशूज़ मतलब बर्निंग बन जाते हैं। और वाई what is an urban heat island? Urban heat island is not a directly related topic to the heat waves, but it is the indirect topic that is related to the heat waves. And urban heat island work as a catalyst to increasing frequency and impact of the heat waves across India. अर्बन हीट आइलैंड एक सेपरेट टॉपिक है और ये सेपरेट एक इश्यू भी है। इस अर्बन हीट आइलैंड से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में। ये हमारे यूपीएससी के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, बट अर्बन हीट आइलैंड से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम इससे एक सेपरेट अपना एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। और बट आज हम यहाँ पे ओनली अर्बन हीट आइलैंड कैसे हीट वेव से रिलेटेड है, ये कैसे उसके इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, उससे रिलेटेड ही इसके बारे में ओनली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट आर हीट वेव्स। अकॉर्डिंग टू IMD मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, a heat wave occurs if the maximum temperature of a station reaches at least 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी प्लेस का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी कैटेगराइज है, डिपेंड करता है कि वो लैंड एरिया कौन से जगह का है। आई मीन टू से इसमें भी कैटेगरी ये है कि प्लेन एरिया है तो 40 डिग्री या 40 डिग्री से ज़्यादा, और अगर हिली रीजन्स है तो 30 डिग्री और 30 डिग्री से ज़्यादा। वैसे ही एक और रीजन्स को यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में 35 डिग्री, कितने डिग्री टेम्परेचर लिया जाएगा तो कोस्टल एरिया में 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है टेम्परेचर तो कोस्टल एरिया को भी हीट वेव्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। लेकिन इसके भी अपने एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी एरिया में हीट वेव तो है, लेकिन अगर वो मैक्सिमम टेम्परेचर उस स्टेशन का एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, या कैटेगरी वाइज जैसे कोस्टल एरिया एंड हिली रीजन्स का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उससे ज़्यादा है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 स्टेशन, मतलब 2 जगह, 2 रीजन्स में वहाँ पे हो, और एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डेज, मतलब 2 लगातार दिन तक हीट वेव्स का इम्पैक्ट हो, तो उस एरिया को हीट वेव्स इम्पैक्टेड एरिया में IMD अनाउंस करता है।
सीवियर हीट वेव हम कब बोलेंगे? जब कोस्ट प्लेन एरिया का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, और जब सीवियर हीट वेव 47 डिग्री अगर हो गया तो उसे क्या कैटेगराइज कर दिया जाएगा? मोस्ट सीवियर हीट वेव कह दिया जाएगा। और ऐसे ही मतलब कंटिन्यू हम अपना दूसरे भी रीजन्स में 2+2 डिग्री का इंक्रीज, मतलब +5 डिग्री इंक्रीज देख लेंगे, 2 to 5 डिग्री। अगर जैसे 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी हिली रीजन्स का इम्पैक्ट है तो उसे हम सीवियर हीट वेव कह देंगे। और ऐसे ही अगर 40 डिग्री के आसपास 38 to 40 डिग्री सेल्सियस अगर किसी कोस्टल एरिया का टेम्परेचर है तो उसे हम सीवियर हीट वेव में अनाउंस करेंगे। तो आई थिंक कि आपको हीट वेव होता क्या है और हीट वेव कितने डिग्री टेम्परेचर के मैक्सिमम टेम्परेचर में इनके अनाउंसमेंट करता है आईएमडी, और उसके दो कौन कौन से क्राइटेरिया है, मीनिंग एटलीस्ट 2 स्टेशंस में उसके इम्पैक्ट होने चाहिए और 2 कंजिक्यूटिव डेज तक उसके इम्पैक्ट होने चाहिए, मतलब 2 लगातार दिन तक उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे उसे? हीट वेव। अब देख लेते हैं हीट वेव्स के इंक्रीजिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से रीजन है या कौन कौन से उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि उसकी वजह से ही क्या है हीट वेव्स ईयर पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा। फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आप जैसे जानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे टेम्परेचर को, हमारे क्लाइमेट को और ज़्यादा हीट करता जा रहा है। जैसे हम अगर इंडस्ट्रियल एरा का बात करें, उस समय का जो जब इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ था तब जो हीट था या मतलब हीट इम्पैक्ट था, टेम्परेचर जो था रियल टेम्परेचर, वो तब का और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इससे ये मतलब पता चलता है कि हमारा जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता गया तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस भी बढ़ता गया, और उससे ये प्रूव हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से हीट वेव्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। इरेक्टिक नेचर ऑफ मॉनसून, ये क्या है? जिस साल मॉनसून में एलनीना एंड लानीना का इफेक्ट होता है, स्पेशली उस साल दोनों ही फॉर्म में मॉनसून में डिफरेंसेस होता है, और मॉनसून अगर जल्दी आ गया तो हीट वेव का इम्पैक्ट कम होता है, अगर मॉनसून लेट से आया तो हीट वेव की इम्पैक्ट ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो इससे ये हम मतलब यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉनसून का जो इरेक्शन है या उसका जो आना है मॉनसून का, वो भी बहुत डिसाइड करेगा कि हीट वेव किस ईयर में ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा, हीट वेव का इम्पैक्ट रहेगा, और किस समर ईयर में नहीं रहेगा। अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन मतलब हमारा जो इंडिया है वो 80% क्या था, गांव एरिया है और विलेज एरिया का इम्पैक्ट है, और 20% सिटी एरिया का। 80% क्या है, विलेज, और लगभग 20% क्या है, अर्बन, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, अब ये इस रेशियो में चेंज आ रहा, तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि विलेज एरिया में या रूरल एरिया में भी कंक्रीट जो है उसका डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे लोगों के पास पहले कच्चे घर होते थे, नेचुरल जो वेजिटेशंस हैं उनसे उनकी छतें या सीलिंग्स बनती थी। अभी क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ओनली नॉट फॉर द अर्बन एरिया, इन द रूरल एरिया ऑल्सो इम्पैक्टेड फ्रॉम अर्बनाइजेशन। धीरे धीरे रोड और घर, पक्के घर, मकान, मतलब आप ये कहेंगे कंक्रीट जो है उसका इम्पैक्ट एरिया, लैंड एरिया पे उसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, और जो फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल वेजिटेशंस है, उनका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे अर्बनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट। उससे क्या है,
जो गर्मियों में कंक्रीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, कंक्रीट का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग, रोड, जो भी स्टोन, सीमेंट, इन सब से बने एरिया होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट एरिया। तो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लैंड एरिया पे फॉर्म कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो पहले इतने एरिया में नेचुरल वेजिटेशंस होते थे और इतने एरिया में मान लो कंक्रीट होता था, मान लो किसी के पास पक्के घर, रोड, इन सब का इम्पैक्ट होता था या एरिया कवर करता था। आज के टाइम में आप देखेंगे कि रूरल एरिया में भी 80% एरिया क्या है, फिर से 40% एरिया क्या है, आप बोलेंगे कि ये कंक्रीट से कवर है। तो यही इम्पैक्ट, और अर्बन एरिया में तो उसका जस्ट डबल रेशियो कर लीजिए। धीरे धीरे कंक्रीट का वो बढ़ता जा रहा है लैंड एरिया पे इफेक्ट। तो आप देखेंगे अर्बनाइजेशंस का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो कंक्रीट बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत देर से गर्म होता है। जो भी कंक्रीट है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये जल्दी से सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करता है और हीट हो जाता है कंक्रीट बहुत ज़्यादा। इसकी हीट जो है वो बढ़ जाते हैं और बहुत देर से ये अपने हीट को रिलीज करता है, बहुत स्लोली। और एक तो ये LWR मतलब लो वेव जो है, उसके रेस में SWR सॉल्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में ये रिलीज करता है। तो बहुत धीरे 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 इसका जो हीट है वो रिलीज होता है। इसका मीनिंग ये है कि जो कंक्रीट है ये बहुत ज़्यादा हीट को कॉम्पैक्ट करके रखता है। उससे जो है हीट वेव्स बढ़ने के चांस मतलब बढ़ जाते हैं। हीट हीट बढ़ेगा तो हीट वेव्स को भी बढ़ाने में ये काम करेगा। नेक्स्ट, लोकल वेदर कंडीशन। हम देखेंगे किसी भी एरिया का लोकल वेदर कंडीशन क्या है। जैसे इंडिया का, नदर्न इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो मई जून में ही हमें हीट वेव देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ये जब अगर लेट तक मॉनसून नहीं आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें जून लास्ट और जुलाई के स्टार्टिंग तक भी दिख जाएगा। तो जून लास्ट तक भी दिख जाएगा और जुलाई के स्टार्टिंग वीक में भी दिख जाएगा। तो इसलिए, और अगर किसी भी एरिया में, मान लो नॉर्दर्न इंडिया में ही अगर मॉनसून जल्दी आ गया तो वहाँ का लोकल वेदर क्या है, चेंज हो जाएगा। तो लोकल वेदर कंडीशन भी डिसाइड करता है कि हीट वेव रहेगा या नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हीट वेव पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे है। ऑल ओवर द वर्ल्ड impacted from the heat waves, and global warming is also increasing the heat wave emission and heat wave नॉट एज ए एमिशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को भी बढ़ा रहा है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के जो टॉपिक होंगे इसे जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा ग्लोबल वार्मिंग से कैसे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। अगर हम यहाँ पे बस इतना मान लें कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर में क्या आ रहा, इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉनसून भी लेट आएगा और वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा रहेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो समर सीजन में जब हीट बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीट वेव्स का भी इम्पैक्ट होगा। डिमांड फॉर द एयर कंडीशनर, वो इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, जब हम बहुत ज़्यादा हम एयर कंडीशंस का यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टूल्स यूज़ करेंगे जो आप, जैसे इससे भी आप पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो उसका इफेक्ट हो रहा है कि हमें एयर कंडीशंस का डिमांड बढ़ रहा। अब एक अगर एयर कंडीशंस का डिमांड बढ़ रहा है तो गैसेस का एमिशंस भी बढ़ रहा है, बैड गैसेस का। अब बैड गैसेस का एमिशंस बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट जाके हमारे एनवायरनमेंट में पड़ रहा।
उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट भी बढ़ रहा है, और हीट इंक्रीज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हीट वेव्स के इम्पैक्ट हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट दोनों में इंक्रीज इंक्रीज दोनों ही इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। अब वो लास्ट अपने टॉपिक से रिलेट करिए अर्बनाइजेशन से। डिफॉरेस्टेशन मतलब जैसे फॉरेस्ट एरिया अगर हमारा कम होता जा रहा है, ये तो बहुत ही ग्लोबल लेवल का टॉपिक है कि फॉरेस्टेशन कम हो रहा। आप देखेंगे कि फॉरेस्टेशन बढ़ाने के लिए हर जितने भी कॉप होते हैं, मतलब जितने भी इंटरनेशनल समिट होती है, उसमें भी ये बात उठाई जाती है कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना होगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट एरिया कम होना। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के कम होने से है, मतलब वनों की कटाई से है। अगर वन वन कट रहे हैं और हमारे नेचुरल प्लांट्स कम हो रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशंस कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग से। और वो उसको डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्टली रिलेशन है अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा, फॉरेस्ट एरिया कम होता जाएगा, फॉरेस्ट एरिया कम होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे वेजिटेशन वेजिटे जो हमारे मतलब वेजिटेशन है, जो प्लांट ट्री हैं प्लांट हैं, ये क्या करते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया कम होगा, मतलब गैस हाउस एमिशन ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं ये हीट का एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्ब्स भी कम हो जाएगा, मतलब हीट कम एब्जॉर्ब करेगा तो हीट वेव का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। इन्फ्लुएंस रीजनल पैटर्न, वेदर पैटर्न। ये इन रीजनल जो है पैटर्न क्या है, इसका मीनिंग डायरेक्टली हमारे तो मॉनसून से है। किससे? मॉनसून। मॉनसून में हमें कभी कभी कुछ कुछ ईयर में 4-5 ईयर में एलिना एंड लानिना का इफेक्ट दिखता है। एलिना एंड लानिना आपने कभी सुना ही होगा। एलिना एंड लानिना के इफेक्ट से हमारे मॉनसून वेदर में भी चेंजेस आते हैं, मॉनसून वेदर के पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं। तो उससे भी अगर जैसे मान लो एलिना का इफेक्ट है, तो हमारा मॉनसून जो है वो लेट से होगा, मॉनसून इंडिया में लेट से एंटर करेगा। जो मॉनसून जब आता है तो हमारे वेदर में थोड़ी नॉर्मलसी आ जाती है, और हीट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और अगर मॉनसून जिस ईयर में एलिना का इफेक्ट होता है, उस ईयर में हमारा जो है वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है, मतलब मॉनसून लेट से आता है, और समर मतलब हीट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और हीट के लिए जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा, जितनी लेट से मॉनसून आएगा, उतना ज़्यादा हीट वेव का इम्पैक्ट होगा। इसलिए मॉनसून का इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल वेदर पैटर्न भी डिसाइड करता है कि किस ईयर में हीट वेव्स ज़्यादा रहेगा और किस ईयर में हीट वेव की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। जियोग्राफिक फैक्टर्स। अब जियोग्राफिक फैक्टर्स भी डिसाइड करता है कि हम अगर मान लो ऐसा जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पे डायरेक्टली, जैसे ये है 0 डिग्री, ये है 23.5, 0 डिग्री,
23.5 मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इंडिया कहाँ पे आता है? 8 डिग्री से। आपने अभी लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पढ़ा था। 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा क्या है, एक्सटेंशन शुरू होता है। तो हम एकदम 0 डिग्री के बहुत पास में है। ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे स्टेट से, इंडिया के नदर्न कंट्रीज के लगभग आसपास से होते हुए गुजरता है। तो ऐसे ही जो एरिया और यहाँ पे डायरेक्टली सन का इम्पैक्ट होता है, सन रेजेस का इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और 0 डिग्री पे। तो हम देखेंगे ये एरिया ज्योग्राफिक फैक्टर्स भी डिसाइड करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कहाँ पे, जैसे कोई भी पहाड़, ये है बहुत सारी माउंटेन रेंज है। अब कौन सा एरिया डायरेक्टली माउंटेन से, डायरेक्टली सन से रिलेटेड आएगा, और कौन सा शैडो जोन में आ जाएगा? ये आ जाएगा शैडो जोन में। तो इस ऐसे ही एक तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन डिसाइड करेगा ज्योग्राफिकल फैक्टर में, और दूसरा डिसाइड करेगा कि हम माउंटेन एरिया में, अगर माउंटेन रेंज में है तो हमारा जिस एरिया में वो कंट्री का ज़्यादा एरिया पड़ता है, तो वो शैडो एरिया में है कि नहीं है, कि डायरेक्टली सन से इम्पैक्टेड एरिया है। और तीसरा, अगर कोई ओशन से मतलब कोई ओशन है, सी है, उसके आसपास का एरिया जो है, वो जो है हीट वेव से उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यू नो द मतलब लोकल विंड्स इम्पैक्ट, जैसे वो है मतलब जो लोकल हवाएं होती हैं, समीर और बहुत सारे ऐसे लोकल विंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो सी ब्रीज से आती हैं, मतलब समुद्र से चलती हुई हवाएं होती है, उन ठंडी रहती हैं। तो वहाँ पे हीट वेव का भी इम्पैक्ट कम होगा, मतलब लोकल विंड्स हो गए, और शैडो एरिया हो गया, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया। ये सब जो है डिसाइड करेगा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसा है, और वहाँ पे हीट वेव का इम्पैक्ट कैसा होगा। Impact of the heat waves across India. According to the study of the conducted by the researcher from the University of Cambridge, India has already seen the significantly affected by the heat waves. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया था, उसमें डायरेक्टली ये रिसर्च में बताया गया है कि इंडिया जो है, इस इंडिया के ऊपर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट है हीट वेव्स का, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि सीवियर हीट वेव भी घोषित कर दिया जाता है इंडिया में के नदर्न एरिया में, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बहुत कई ऐसे मतलब केसेस आते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत लोगों का बहुत सीवियर कंडीशन में तबीयत भी खराब हो जाता है। मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट करने लगा है अभी कुछ ईयर से। तो मतलब कुछ आने वाले कुछ सालों में आप ऐसा कह सकते हैं कि हीट वेव का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये डिसाइड करता, और इसमें कुछ और रीजंस हैं जो इसके इम्पैक्ट को बढ़ा रहे हैं, जैसे लेवल ऑफ डस्ट, एयर पोल्यूशन। इस वजह से भी हीट वेव जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? अगर एनवायरनमेंट, जैसे सपोज करो कि समर सीजन है नदर्न इंडिया में, मई या जून का एरिया है, टाइम है, उस टाइम में नेचुरली भी हमारे एरिया में हीट वेव, मतलब आप कह सकते हैं लू, लोकल नाम अगर मैं लूँ, ये मतलब एक रफ टाइप ऑफ मैप है। अगर मैं लोकल नाम लूँ, तो नदर्न इंडिया जो है वो सेंट्रल इंडिया समझ लीजिए, इसका पार्ट जो है नदर्न इंडिया का पार्ट, कुछ पार्ट, और सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट क्या है, डायरेक्टली मतलब यहाँ पे नेचुरली भी हीट वेव का इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो 23 डिग्री के आस के पास का एरिया है।
तो उस समय नेचुरल जो है हीट वेव का इम्पैक्ट होता है, उसे हम लू कहते हैं, हवाएं चलती हैं। अगर उसमें डस्ट एंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो डस्ट है इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और जो पॉल्यूशन है ये क्या करते हैं, अगर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती है लैंड एरिया, तो ये क्या करते हैं, उनको रिलीज नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं, उसे हीट को कॉम्पैक्ट करके रखते हैं, और उसका इफेक्ट होता है कि नाइट टाइम में भी हीट जो है हमारे एनवायरनमेंट के लोअर जो है बैकग्राउंड, लोअर जो है ग्राउंड एरिया है, उसमें ऐसे कॉम्पैक्ट रहते हैं। तो डस्ट एंड पोल्यूशन की वजह से भी क्या है, हीट वेव्स क्या है, बढ़ जाते हैं। मतलब हीट जो है वो कॉम्पैक्टेड रहता है और नेक्स्ट डे फिर से हीट बढ़ता है, तो उससे हीट वेव्स का मतलब जो है इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। हम देखते हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता जा रहा है, उसका टोटल इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स भी पड़ रहा है। जैसे ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं, नॉर्दर्न इंडिया का कुछ एरिया आप जानते होंगे, कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, लेह, इन सब का जो एरिया है वो क्या है, ग्लेशियर से, यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर्स क्या होते जाते हैं, जब यहाँ पे हीट बढ़ रहा है तो इस एरिया का भी हीट बढ़ता जा रहा है, और ये हीट बढ़ रहे हैं तो क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, मेल्ट होते जा रहे हैं, मतलब इनकी मेल्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है। तो नदन जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोल्ड वेव और कोल्ड का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, और उससे हम रिलेट करेंगे कि यहाँ भी जब यहाँ से ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, या इन ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट कम होगा, या ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेंज बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, हीट वेव का एरिया भी बढ़ेगा, और हीट वेव की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और हीट वेव का इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है इंडिया के ऊपर। ये रिसर्च किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने दिया है। इंक्रीज, और इससे क्या होगा, हीट वेव्स का इम्पैक्ट क्या क्या होता है इंडिया पे, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती जाती है, हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ जाती है। आप देखे होंगे कि जब लू चलना शुरू होता है, आप सेंट्रल इंडिया में ही देख लीजिए, तो क्या होता जाता है, लोगों को लू लग जाती है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, डायरिया होने लगता है, मोशन होने लगता है, एंड यहाँ तक कि कभी कभी इतने सीवियर कंडीशन हो जाते हैं कि मोर्टेलिटी भी हो जाती है, मतलब डेथ भी हो जाता है लोगों को। एग्रीकल्चर लूजेस, ज़्यादा लू रहेगा तो हमारे जो हैं क्रॉप्स जो हैं उस पे बैड इम्पैक्ट होता है, और एग्रीकल्चर हमारा क्या हो जाता है उस ईयर का टोटली खराब। वाटर स्कार्सिटी, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि गर्मियों में पानी एकदम से खत्म हो जाता है, जैसे मुंबई के, महाराष्ट्र स्टेट के कुछ एरिया में हम हर ईयर में न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वाटर स्कार्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस गवर्नमेंट को ट्रेन से या टैंक से पानी भिजवाना पड़ता है, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब वाटर स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस, जैसे जैसे हीट वेव बढ़ता जाएगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस बढ़ते जाएंगे। इकोसिस्टम डिसरप्शन, ज़्यादा हीट वेव बढ़ने से सिर्फ ह्यूमंस बीइंग को ही मोर्टेलिटी नहीं होती है, और ना तो हीट रिलेटेड इलनेस होती है, ये हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को, नेचुरल वेजिटेशंस और मतलब आप ये कह दीजिए फ्लोरा एंड फाउना दोनों को ही डिसरप्ट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पौधों पे, वनों पे भी पड़ता है, हमारी फसलों पे भी पड़ता है, और जंगलों में रहने वाले, समुद्रों में रहने वाले जीव जंतुओं पे भी पड़ता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस, अब आप देखिए कि अगर हीट वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। और इकोनॉमिक डिसरप्शन कैसे, इकोनॉमिक लॉसेस कैसे होंगे, सारे काम, बिजनेस, इंडस्ट्रियल वर्क एंड एग्रीकल्चर वर्क सब क्या हो जाएंगे, स्टॉप, ठप, बंद। तो क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमिक
डिस्ट्रप्शन भी होगा। अब ये एक रिपोर्ट है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, जिसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्टडी। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके इसके बारे में, इस स्टडी के बारे में एक रीडिंग कर लीजिएगा बस। इस वीडियो लिंक में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगे, उसमें ये पीडीएफ, ये पूरे जो वीडियो लेक्चर का ये पीडीएफ है वहां पे ऐड कर दूंगी, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके एक बार डिटेल में रीडिंग भी कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि व्हाई इंडिया इज हॉटर देन अदर कंट्रीज। द नेशंस क्लेम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिमालय एंड डेजर्ट। The Himalaya, along with the Hindu Kush mountain in Pakistan, prevent the cold Central Asian Katabatic wind from the blowing in, keeping bulk of the Indian subcontinent warmer, the most local at the summer latitude. आप देखेंगे कि इंडिया का ये जो मैप है, अगर ये मतलब बहुत ही रफ और सबसे बकवास मैप हम मानेंगे तो हम देखेंगे कि जो हिमालयन रीजन है, अभी हमने आपको ग्लेशियर इम्पैक्ट के बारे में बताया, तो उससे, और जो ये डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का डेजर्ट मरुस्थल, इंडिया का ग्रेट मरुस्थल, उन दोनों का इम्पैक्ट है, हीट वेव का नेचुरल इम्पैक्ट है, हीट वेव को कम करने में भी और हीट वेव को बढ़ाने में भी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो हमारा ये हिमालय है, वो हिंदकुश माउंटेन से जो कोल्ड विंड आती है, उस विंड को रोकने में भी हेल्प करता है। तो ये दोनों ही हमारे जो है वेदर की कंडीशंस को बना के रखते हैं और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को वार्म बनाते हैं, डेजर्ट भी और ये कोल्ड वेव आने से रोकने में जो हिमालय हेल्प करता है, ये दोनों ही रीजन। तो मतलब नेचुरली हमारा नदर्न इंडिया जो है वो हीट से इम्पैक्टेड तो है, लेकिन हीट वेव से सीवियर इम्पैक्ट और हीट वेव्स का इम्पैक्ट कैसे होता है ये हमने भी देखा। तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इंडिया ऑलरेडी हॉटर देन अदर कंट्रीज है, हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उसका नेचुरल रीजन है, लेकिन हीट वेव्स का इशूज बढ़ता जा रहा। हमने उसके जो जो टॉपिक हैं ये देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। व्हाट इज एन अर्बन हीट आइलैंड्स। अब हम ये सब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझेंगे अर्बन हीट आइलैंड क्या है। नेक्स्ट हमारा वीडियो भी इसी पे रहेगा, वीडियो लेक्चर भी, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे अर्बन हीट आइलैंड क्या है। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। पहले बात तो आइलैंड क्यों कहा जाता है। जैसे ये मान लो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, रोड होते हैं, मॉल होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है। बेसिकली सब किससे बना है, जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रोड मटेरियल्स हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, ये इनकी फेनामेना ही ये है कि ये कंक्रीट से बने हैं। किससे बने हैं, ये सारे सराउंडिंग्स किससे बने हुए हैं, इनकी फेनामेना क्या है, कंक्रीट। अभी हमने आपको समझाया था कंक्रीट क्या है, कंक्रीट से बने हैं। अब कंक्रीट में क्या क्या आ जाएगा, स्टोन, सीमेंट और भी जितने भी कंक्रीट मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इससे बने हैं। अर्बन एरिया जो है ज़्यादातर अर्बन इम्पैक्ट, अर्बन में, अर्बन एरिया में ज़्यादातर इन्हीं का इम्पैक्ट होता है। और ये हीट आइलैंड की तरह कैसे काम करते हैं कि इनका जो कंक्रीट एरिया है, ये जो कंक्रीट्स हैं, इनका फिनोमेना ये होता है कि ये हीट को एज अ पॉकेट, अभी मैंने आपको समझाया था, ये जो कंक्रीट है ये हीट को एब्जॉर्ब बहुत फास्ट करते हैं। अब एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे पैक्ट कर लेते हैं, एज अ पॉकेट बना लेते हैं। अब ये हीट का एक पॉकेट बन गया। अब ये जो हीट है ये रिलीज नहीं होने देते हैं, बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। तो क्या करते हैं, ये एकदम आइलैंड्स की तरह काम करते हैं। जो जितने भी अर्बन एरिया में कंक्रीट है ये क्या करते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं यहाँ पे हीट आके। तो क्या हो जाता है, ये हीट आइलैंड की तरह काम करता है। तो हम देखेंगे विद राइज बेसिकली अर्बन
तो इसकी जो सराउंडिंग्स है, तो अब यहाँ पे एकदम कॉम्पैक्ट हो गया एज अ पॉकेट। तो आप देखेंगे कि इसके अगल बगल का जो रूरल एरिया होगा, टाउन एरिया, वो क्या होंगे, कोल्ड होंगे, कंपेयर देन कोल्ड होंगे। जबकि यहाँ पे हीट का इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, अर्बन एरिया है, अर्बन हीट आइलैंड की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के कंक्रीट कैसे काम कर रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड की तरह काम कर रहे हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं वो यहाँ पे जो सराउंडिंग्स एरिया होगा उनसे कंपेयर देन यहाँ पे अर्बन एरिया में ये अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं वो हीट को बढ़ा दिए। तो यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं इसके इम्पैक्ट में लोकल एरिया में अर्बन हीट वेव्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इस तरह ये क्या करेंगे, एज अ पॉकेट, हीट पॉकेट की तरह काम करेंगे और यहाँ के अर्बन एरियाज के हीट वेव्स को बढ़ाते हैं। हमने देख लिया कैसे अर्बन हीट आइलैंड हीट वेव को बढ़ाते हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे और लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस का इम्पैक्ट नहीं आता है। द टेम्परेचर वेरिएशन कैन रेंज बिटवीन द 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जो यहाँ के आसपास के एरिया हैं, जो विलेज और टाउन है, अगर उनसे कंपेयर करेंगे, सेम अगर वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हैं, सेम प्लेस पे मतलब आते हैं, सेम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पे आते हैं, फिर भी हम उसे क्या करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट रहेगा, हीट वेव्स बढ़ जाएंगे वहां पे। अब हम अर्बन हीट आइलैंड को बाद में बहुत सेपरेटली पढ़ेंगे। Thank you for watching this video and please like and subscribe to my video if you want like this geography video lecture.